तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। सो गाइस, आज हमारी 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। दोस्तों, नेशनल इनकम बेसिकली हम लोग दो चैप्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक तो हम लोग इसकी जनरलाइज बातें पढ़ेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम में जो जो टर्म्स हैं, जो मेथड हैं, उनको हम थ्योरेटिकल बेस पे पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं तो उनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझेंगे। और उसके बाद का जो अगला चैप्टर होगा यानी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उस पर दोस्तों हम लोग कंप्लीट न्यूमेरिकल सेशंस रखेंगे, क्योंकि उसमें पूरा न्यूमेरिकल ही है। तो पेपर में आपके एग्जाम में जो नेशनल इनकम का जो पूरा कंसेप्ट है वो आप मोर और लेस मान लीजिए 15 से 18 नंबर की कम से कम वेटेज रखता है। उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो 15 नंबर तो आप कम से कम मान लो। तो अब आपको इस टॉपिक को इसी तरीके से तैयार करना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए पेपर में। सो देखो, पहले जनरलाइज चीजों को समझते हैं, ठीक है। जनरल हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। यहाँ पे जो टर्म आया है नेशनल इनकम, आप पहले इसको समझो। नेशनल इनकम, देखो नेशनल इनकम बेसिकली होता क्या है। देखो, जो नेशनल इनकम होता है वो किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का, उस देश में, उस कंट्री में जितने भी लोग होते हैं उन सब की टोटल इनकम, जो टोटल इनकम होती है उसे हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम का नाम देते हैं। लेकिन वो जब मैं कहता हूँ लोग, तो वो कौन से लोग होंगे, तो ध्यान रखना, वो लोग होंगे जो उस कंट्री से कनेक्ट हो रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे, या आप कह सकते हो नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है। तो हम उसे नेशनल इनकम बोलेंगे। अब आप बोलो सर नेशनल इनकम, चलो ठीक है हम सबकी इनकम जोड़ लें, तो एक तो ये मेथड, एक तो ये जनरलाइज बात हो जाती है कि सबकी इनकम जोड़ लो। लेकिन हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में एक कंसेप्ट सीखा था। वो कंसेप्ट क्या था, हमने नेशनल इनकम को जनरली मान लीजिए हम वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, हम लोग उसको वाई से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखना, यही वाई जो होता है यही इनकम होता है, यही वाई जो होता है इसे ही हम लोग आउटपुट बोलते हैं, और इसी वाई को आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर का नाम देते हो। यानी ये एक प्रकार से हमारे एक्सपेंडिचर, ये एक प्रकार से हमारे फेसिस है, जिसमें इसे हम फेस नंबर 1 बोलते हैं, फेस 1, ठीक है। और इसे हम फेस 2 बोलते हैं, और इसे हम फेस 3 बोलते हैं। तो फेस 1, फेस 2, फेस 3, मतलब पहले आउटपुट प्रोड्यूस होगा, फिर वो जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने काम किया है वो इनकम अर्न करेंगे, और वो जो इनकम अर्न करी है वो मार्केट में खर्चा करेंगे। तो 3 फेसेस हैं, लेकिन इन तीनों फेसेस से जो आउटकम निकल के आएगा उसमें खास बात क्या होगी, वो इक्वल होगा। अब यदि वो इक्वल है, इसका मतलब वो पूरी इकोनॉमी की, भले कोई सी भी आप सेक्टर उठा लो या कोई सा भी आप मेथड उठा लो, तीनों ही मेथड से सेम रिजल्ट आता है। सो दैट इज नोन एज द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, यहाँ पे आप इनकम को देख के कंफ्यूज मत हो ना कि सर ये इनकम वर्ड लिखा हो तो इनकम ही होगी, नहीं। इनकम इज व्हाट, इनकम आपकी एक्सपेंडिचर सेंस में भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने कुछ खर्च किया तो मैं उतना ही खर्च करूंगा जितने मेरी जेब में पैसे होंगे। वो प्रोडक्शन सेंस में भी हो सकती है। मान लीजिए एज एन प्रोड्यूसर मैंने कुछ प्रोड्यूस करा तो वो उतने प्रोड्यूस करूंगा जितनी मेरे पास में टोटल कैपिटल अकोमुलेशन है या कैपिटल स्टॉक है, यानी वो मेरी वेल्थ जितनी भी है, इनकम कितनी भी है। क्लियर है मेरी बात। तो जनरली हम लोग इसको 3 फेस में डिवाइड करके चलते हैं, और इन तीनों ही फेसेस के एक अपने मेथड्स होंगे। जैसे इस फेस को आप फेस नंबर 2 के मेथड को बोलोगे इनकम मेथड, दिस इज बेसिकली इनकम मेथड, और ये होगा आपका आउटपुट मेथड, ठीक है, आउटपुट मेथड। और यहां से जो नेशनल इनकम निकल के आएगी उसे आप बोलोगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये जनरली जो इनके नाम लिखे हैं मैंने, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप इनके क्या नाम, इनकम वगैरह लिखा होगा, नहीं, ये इसे हम बोलोगे फैक्टर इनकम, इसे हम फैक्टर इनकम बोलेंगे। इसे हम लोग प्रोडक्शन का नाम देंगे, इसे एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे, ठीक है। या आप इसको जनरली एग्रीगेट
डिमांड के नाम से भी जान सकते हो, मतलब जितनी हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है उतना ही हम लोग यहाँ पे बेसिकली खर्चा करते हैं। मुझे बताओ यहाँ तक कि मेरी बात आपको समझ में आ गई? ये जर्नलाइज कंसेप्ट है। तो नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है वो इन 3 फेसेस में ही डिफाइन हुआ है, और तीनों फेसेस को आप अलग अलग करके भी सॉल्व करोगे तब भी आपका सेम ही रिजल्ट आएगा। सो बेसिकली आगे चल के हम लोग यहाँ पे 3 मेथड यूज करेंगे। अब एक जो कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे, दैट इज नॉर्मल रेसिडेंसी। नॉर्मल रेसिडेंस, अब देखो ये चीज तुम्हें समझनी है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे। मैंने बताया कि इस चैप्टर में अपन लोग टर्म्स को समझेंगे, न्यूमेरिकल नहीं होगा, टर्म्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है? ठीक है, देखो नॉर्मल रेसिडेंट बेसिकली होता क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट एक्चुअली जब भी हम लोग नेशनल इनकम को काउंट कर रहे होते हैं, जब भी हम लोग नेशनल इनकम को काउंट कर रहे होते हैं, तो हम लोग उन लोगों को ही इंक्लूड करते हैं, या उन लोगों की ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जिसके थ्रू वो लोग फिर इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, उन्हें ही इंक्लूड करते हैं जो उस कंट्री में एक या एक से ज्यादा साल से रह रहे हों, या तो 1 साल हो गया रहते हुए 1 से ज्यादा साल रह रहे हों, उन्हें ही हम उस कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं जनरली, और उन लोगों को हम यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट का नाम देते हैं। अब आप समझना, who are the normal resident? Normal resident are those people who stays in a country 1 year or more than 1 year, and their economic interest is also lies in that country। यानी वो एक साल ही, एक से ज्यादा साल भी रह रहे हैं, प्लस उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर ही है, यानी वो जो भी काम कर रहे हैं उस कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनका हिस्सा है। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, उससे हम कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। अच्छा, ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना, नेशनल इनकम वाली बात। तो मैं इसको जरा रफ कर लूँ दोस्तों, नोट्स में सारी बातें होंगी, उसके लिए आप टेंशन मत लेना, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिटन इन द नोट्स। लेकिन मैं फिर भी आपसे यहाँ पे शॉर्ट में जरूर लिखवाऊंगा चीजें। ये मैं नॉर्मल रेसिडेंट को ऊपर लिख देता हूँ। सो द हेडिंग इज नॉर्मल रेसिडेंट्स। एक्चुअली ये वो लोग कहते हैं, ऑल दोज पीपल, लिखना मेरे साथ में, ऑल दोज पीपल who are living 1 or more than 1 year, more than 1 year in a country, and their economic interest also lies in that country। समझ में आई मेरी बात? क्या बोला मैंने यहाँ पे कि ये वो लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, 1 साल, 1 से ज्यादा साल रह रहे हैं, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस कंट्री में होगा। उनकी साइड से जो भी प्रोडक्शन होगी, या जो भी एक्सपेंडिचर होगा, या जो भी इनकम जनरेट होगी, उसे आप नेशनल इनकम का पार्ट बोलोगे। यानी आप ये कह सकते हो कि हमारी जो जनरली इनकम है वो सम टोटल होगा ऑल दी नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है? यानी आप कह सकते हो सम टोटल ऑफ ऑल नॉर्मल रेसिडेंट्स रिजर्व्स नेशनल इनकम। अपनी नेशनल इनकम यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है? उससे आप दोस्तों यहाँ पे नेशनल इनकम बोलोगे। अच्छा, अब बात आ जाती है कि किन किन को आप नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड करोगे, और नॉर्मल रेसिडेंट कौन कौन से होंगे? एक ध्यान रखना, इंडिविजुअल, या फिर इंडिविजुअल्स कह सकते हो, या इंस्टीट्यूशन को भी कह सकते हो। अगर इंडिविजुअल है या इंस्टीट्यूशन है, और ये वाली बात सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी? देखो ये डेफिनेशन है, ठीक है दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक साल या 1 से ज्यादा साल रह रहे हो, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री का हो, यानी उसी कंट्री का फायदा सोच रहे हैं वो, है ना? तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट्स का नाम देंगे। इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है? या फिर आप
जनरली किसी एम्प्लॉय को बोल सकते हो एम्प्लॉय वर्क इन अदर कंट्री। कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहा है, ठीक है, जनरली, और अदर है ना, कोई भी दूसरी कंट्री में काम कर रहा है, और तो वो उस कंट्री का मतलब आप लिख लेना इस बात को, अदर कंट्री, आप ऐसे लिख सकते हो, वर्कर्स वर्क इन अदर कंट्री, तो ही, या अपना अदर कंट्री की जगह लिख देना इन यूएस, यूएसए, ठीक है। तो वो जो होगा ही इज बेसिक, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट होगा, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ यूएस। मतलब कोई भी आदमी अगर यूएसए में काम कर रहा है, 1 साल या 1 से ज्यादा साल उसको वहां पे काम करते वो हो गए, तो वो देखो ये दोनों डेफिनेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो वो यूएसए का नॉर्मल रेसिडेंट होगा। अच्छा, अब मुझे एक बताना, इंटरनेट आईएमएफ या फिर डब्ल्यूएचओ, क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट होंगे? नहीं, नॉट अ नॉर्मल रेसिडेंट, वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ध्यान रखना, हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, बट दी एम्प्लॉइज, वो फिर पता है एम्प्लॉइज क्यों बोलेंगे? क्योंकि फिर वो ये वाली बात सेटिस्फाई हो गई, एम्प्लॉइज worked in these organization are normal resident। मान लीजिए इंडिया में एग्जांपल आईएमएफ का ऑफिस है, डब्ल्यूएचओ का ऑफिस है, डब्ल्यूएचओ का तो ऑफिस होता ही है ना, तो डब्ल्यूएचओ का ऑफिस है, तो डब्ल्यूएचओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका खास इंटरेस्ट इंडिया के लिए नहीं होगा, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडियंस काम कर रहे हैं, दैट आर बेसिकली पार्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है। अब मुझे एक बार बताना, जनरली जो विजिटर्स होते हैं क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं? नो, नॉट अ नॉर्मल रेसिडेंट, है ना। क्या विजिटर्स नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं? नहीं होते, ठीक है। या आप क्या सकते हो, जो बहुत शॉर्ट विजिट के लिए आते हैं, बहुत कम समय के लिए आते हैं और अपना काम पूरा होकर चले जाते हैं, एम्प्लॉइज भी आप कह सकते हो, ठीक है। या दूसरे कंट्री की क्रिकेट टीम्स आती हैं, प्लेयर्स आते हैं, कुछ अब वो सालों के लिए तो नहीं आते, कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ महीने के लिए आते हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं, कुछ हफ्तों के लिए आते हैं। तो कोई भी अगर नॉन पर्सन अगर आता है तो वो बेसिकली वहां का नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट नहीं होगा। अच्छा, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्या नॉर्मल रेसिडेंट के लिए, क्या नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए एम्प्लॉइज सिटीजन, क्या कोई अगर नॉर्मल रेसिडेंट है तो क्या वो उस कंट्री का सिटीजन होगा? नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है कि यदि कोई पर्सन किसी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट है तो वो उस कंट्री का सिटीजन भी होगा। अब ऐसा तो दुबई के अंदर 90%, 80% से 90% लोग दुबई के नहीं है, दुबई के बाहर के हैं, लेकिन वो कई सालों से वहां रह रहे हैं, और मान लो कोई 1-2 साल से भी रह रहा है, 3-4 साल से भी रह रहा है, तो वो दुबई का सिटीजन नहीं है, बट वो दुबई का नॉर्मल रेसिडेंट होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ बताइए क्या चीज इंक्लूड होगी और क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी। नॉर्मल रेसिडेंट बेसिकली सिटीजन होना कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मैं हूँ, मैं नॉर्मल रेसिडेंट भी हूँ और सिटीजन भी हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरी कंट्री में जाके पढ़ाता हूँ और 1-2 साल हो जाते हैं
तो मैं उस कंट्री का सिटीजन तो नहीं रहूंगा, लेकिन मैं नॉर्मल रेसिडेंट पक्का रहूंगा। मुझे बताओ ये बात मेरी आपको समझ में आ गई दोस्तों? बढ़िया से इसको नोट करिए, जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई है कॉपी में, वीडियो को पॉज करके इसको बेटा जल्दी से नोट करिए, मैं इतने उसको रफ कर देता हूँ। कर देता हूँ बेटा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉर्मल रेसिडेंट वाला टॉपिक, पेपर पॉइंट्स है। ये जो मैं डेफिनेशन रफ कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है बेटा? ये डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, राइट? चलिए, तो अब अपन लोग एक जो है डिफरेंस बिटवीन समझ लेते हैं, ठीक है? दो पोर्शन बना लेते हैं, जहां पे एक जगह हम लोग लिखेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स, और एक जगह हम लोग लिखेंगे नॉन नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है? नंबर वन, तो समझना, मान लीजिए हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई फॉरेन एजेंसी है, सॉरी फॉरेन एम्बेसी है, और उस फॉरेन एम्बेसी में इंडियंस काम कर रहे हैं, यानी आप कह सकते हो इंडियंस आर वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी। तो एम्बेसी क्या होता है बताओ? एम्बेसी क्या होता है? लोकेटेड या एम्बेसी इन इंडिया, और एक से ज्यादा साल हो गए उनको काम करते हुए। तो अगर इंडियन फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं और वो फॉरेन एम्बेसी इंडिया में ही है, तो वो ध्यान रखना वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन अगर फॉरेनर्स वर्क कर रहे हैं, अगर फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अदर कंट्री, दूसरी किसी कंट्री में, हमारी वहां पे इंडियन एम्बेसी है, ठीक है? हमारे वहां पे क्या है बच्चे? इंडियन एम्बेसी है, और फॉरेनर्स वहां पे हमारी इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, और वो एम्बेसी दूसरी कंट्री में है, तो वो जो ना नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट नहीं होगा, यानी जो फॉरेनर्स होंगे, राइट? तो ये डिफरेंसेस हैं। मैं काम करता हूँ, डिफरेंस आप लोगों के लिए पहले लिख देता हूँ, फिर एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हेलो, क्या बेटा? तो ये मैंने स्क्रीन पे ये लिख दिए हैं, राइट? तो ये पहला वाला तो हमने डिस्कस कर लिया था। बेसिकली ना ये डिफरेंस है, पेपर में आ जाएगा और इसमें आपको नंबर भी मिल जाएंगे, बट एक ही बात आपको समझनी है, अगर कंट्री में, मान लीजिए इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन है और उसका इंटरेस्ट भी डोमेस्टिक कंट्री है, मतलब इंडिया, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और उसमें लोग काम कर रहे हैं, तो वो सब कुछ नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट होगा। लेकिन अगर कंट्री के अंदर जो है लोग मतलब मान लीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी, यदि वो है, जैसे IMF है, ठीक है, IMF या फिर WHO है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट नहीं होगा, लेकिन उसमें जो लोग काम कर रहे होंगे वो नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट होगा। अब मान लीजिए इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO इन इंडिया, WHO जो इंडिया में ऑफिस है उसमें इंडियंस जो है काम कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट होगा। लेकिन अगर इंडिया में जो WHO है उसमें जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये नहीं है, और ध्यान रखना फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO इन इंडिया, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मिसिंग है, वो ये कि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो WHO है, ध्यान रखना, WHO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये वाली बात अप्लाई नहीं होगी कि एक साल ही एक से ज्यादा साल हो गया ना, बिल्कुल ना। यहाँ पे मैटर करता है कि अगर WHO इंडिया में है और उसमें अगर इंडियंस काम कर रहे हैं तो वो नॉर्मल रेसिडेंट फॉर इंडिया होगा, लेकिन अगर उसके अंदर फॉरेनर्स काम कर रहे हैं तो वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात आपको? ये दिमाग में रखना। उसके बाद में अगर IMF के ऑफिस में अगर लोकल पीपल काम कर रहे हैं, इंडियंस हैं, लोकल पीपल काम कर रहे हैं, ठीक है,
तो वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। लेकिन अगर IMF जो इंडिया है उसमें फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, सो दिस इज नॉन रेसिडेंट, नॉन नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का वो रेसिडेंट काम जो है नहीं होगा। दूसरा, आपको पता होना चाहिए एम्बेसडर क्या होता है, एम्बेसी। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर बात करी थी, एक्चुअली एम्बेसी जो होती है एक छोटी सी कंट्री होती है किसी दूसरे देश में। हम कहते हैं इंडियन एम्बेसडर इन USA। USA के अंदर हमारा एम्बेसडर है, तो हमारा बंदा बैठा है यूएसए में, इंडियन एम्बेसी है, वहां पे इंडियन एम्बेसडर बैठा हुआ है जो इंडियंस के लिए बैठा है। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडियंस है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसकी डोमेस्टिक कंट्री है, तो दोस्तों उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट्स का नाम देंगे। लेकिन अगर अगर यूएसए एम्बेसडर इंडिया में बैठा हुआ है तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया है नहीं, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या दोस्तों, वो होगा USA। तो ये जनरल कंसेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को बढ़िया तरीके से? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और अब अगले सेशन में हम लोग फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। फिर उसके अंदर जो जो टर्म्स आएंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।